नमस्कार दोस्तों, मैं डीएस कश्यप डीएसपी एकेडमी जयपुर की ओर से एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। जारी करते हैं अपनी क्लास को नए टॉपिक से। टॉपिक का नाम होगा प्रथम कोटि तथा प्रथम घात के समीकरण। टॉपिक का नाम क्या है? प्रथम कोटि तथा प्रथम घात के समीकरण। प्रथम कोटि तथा प्रथम घात के समीकरण। अब बात करते हैं प्रथम कोटि तथा प्रथम घात की समीकरण कैसी होती है। तो प्रथम कोटि तथा प्रथम घात के समीकरण m प्लस n dy अपॉन dx बराबर के 0, इस टाइप की प्रथम कोटि अवकल समीकरण होती है। इसको हम दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं, अथवा ये से मल्टीप्लाई किया तो m dx प्लस एन डी वाई बराबर के, इसको समीकरण नंबर 1 दिया, इसको समीकरण नंबर 2 दिया। तो इस टाइप की जो भी समीकरण होती है, जो भी इक्वेशंस होती है, वो प्रथम कोटि तथा प्रथम घात की समीकरण होती है। तो जहां पर ये m और n है, जहां पर जो m और n है, जहां पर m तथा n x तथा y या कोई भी स्वेच्छ अचर हो, क्या होना चाहिए? कोई भी अचर हो, कोई भी अचर हो सकता है। यहाँ पे m तथा n क्या है? x तथा y के फलन, x तथा y के फलन x तथा y के फलन या कोई भी अचर हो सकता है। तो इस तरीके की जो इक्वेशन होती है वो प्रथम कोटि या प्रथम घात के समीकरण की होती है। अब इसमें बहुत सारी समीकरण आती है प्रथम कोटि तथा प्रथम घात के समीकरण के अंदर, जैसे रेखिक समीकरण हुई, होमोजीनियस हुई, ऐसी समीकरण जिनमें चर पृथक किए जा सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी समीकरण हैं जिनको हम एक एक करके अब पढ़ने वाले हैं। एक एक करके हम सबको पढ़ने वाले हैं, उनका हल देखेंगे, उनका सॉल्यूशन देखेंगे, उनका व्यापक हल देखेंगे, व्यापक हल कैसे निकालते हैं। तो बात करते हैं इसके अंदर सबसे पहले कि ऐसे समीकरण जिनका चर पृथक किया जा सके। ये उतार लो एक बार। ये होगा नो डाउट। ये क्या थी? प्रथम कोटि तथा प्रथम घात के समीकरण थी। किस तरह के? mdx प्लस एन डी वाई बराबर 0, इस टाइप की जो भी समीकरण होगी वो कैसी होगी? प्रथम कोटि तथा प्रथम घात के समीकरण। अब नया टॉपिक लेते हैं इसके अंदर, ऐसी समीकरण जिसके चर पृथक किए जा सके। ऐसी समीकरण जिसके चर पृथक किए जा सके। बहुत सारी समीकरण आएंगे जिनमें हम सबसे पहले कौन से लेंगे? ऐसी समीकरण जिनके चर पृथक किए जा सके। ऐसे समीकरण जिनके चर पृथक किए जा सके। चर पृथक किए जा सके। ऐसी समीकरण कौन सी होती है? ऐसी समीकरण कौन सी होती है? तो कोई भी समीकरण है जिसमें dx का जो फलन है, जो dx का गुणांक है, वो x का फलन होना चाहिए केवल, और जो dy का फलन है वो केवल y का फलन होना चाहिए। यदि ऐसी समीकरण है तो वो कैसी होगी? ऐसी समीकरण है तो कैसी होगी? ऐसी समीकरण जिनके चर पृथक किए जा सके। तो यानी कि इसकी मैं बात करता हूं तो इसकी डेफिनेशन की बात करता हूं। डेफिनेशन क्या होगी? ऐसी समीकरण जिनमें dx का गुणांक केवल x का फलन हो। इसका फलन हो केवल x का, तथा dy का गुणांक
केवल y का फलन हो, y का फलन हो तो इसको क्या कहेंगे? ऐसे समीकरण जिनके चर पृथक किया जा सके। तो ऐसे समीकरण को क्या कहेंगे? ऐसे समीकरण जिनके चर पृथक किए जा सके कहेंगे। ये थी इसकी डेफिनेशन। क्या थी? कि ऐसे समीकरण जिनमें dx का गुणांक केवल x का फलन हो और जो dy है, dy का जो गुणांक है वो केवल y का फलन होना चाहिए। या इसको हम आगे ना करके इसको क्या बोल सकते हैं सीधा कि y का फलन होना चाहिए, होना चाहिए। तो अब इसको देखते हैं किस तरीके की, तो इसकी इक्वेशन क्या बन के आएगी। तो इक्वेशन y1x dx प्लस f2y dy बराबर के 0। ये समीकरण जहाँ dx यहाँ देखना है, dx का गुणांक क्या है? x का फलन है केवल, और dy का जो गुणांक है वो क्या है? केवल y का फलन है, बराबर 0 है। ये इसको दे दिया मैंने समीकरण नंबर 1। इसको हम निम्न रूप में भी लिख सकते हैं। इसको हल करने के लिए निम्न रूप में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? जो f1x dx है, मैंने dx को क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया है, भाग दे दिया। तो f1x ये क्या होगा? f1x प्लस f2y dy अपॉन क्या हो गया? ये dx हो गया, इक्वल टू क्या हो गया? ये 0 हो गया। इसको दे दिया मैंने समीकरण नंबर 2। f1x प्लस f2 मैंने क्या कर दिया? dx का भाग दिया, तो f1x प्लस f2y dy अपॉन dx प्लस बराबर के 0। समीकरण नंबर कौन सी हो गई? ये 2। अब समाकलन करने पर समीकरण नंबर 2 का x के सापेक्ष समाकलन करने पर मैंने समीकरण नंबर 2 को क्या किया? x के सापेक्ष क्या कर दिया? समाकलन कर दिया। समाकलन कर दिया तो ये क्या हो जाएगा? f1x dx प्लस ये क्या हो जाएगा? f2y dy अपॉन dx, x के सापेक्ष कर रहा हूं तो dx बराबर के कोई भी कांस्टेंट c, जहां पे c क्या है? कांस्टेंट है, समाकलन नियतांक है। अब यहाँ पर dy अपॉन dx से dx का यहाँ इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ? f1x dx प्लस f2y dy बराबर के c, जहां पर c क्या है? समाकलन नियतांक, कांस्टेंट। समाकलन नियतांक इसको बोलते हैं कांस्टेंट, समाकलन कांस्टेंट। तो जो ये समीकरण आई है हमारे पास में, ये समीकरण निकल के आई है f1x dx प्लस f2y dy बराबर के c। ये क्या है? व्यापक हल है किसका? समीकरण नंबर 1 का। तो ये थी समीकरण जिनके चर पृथक किया जा सके, उनका व्यापक हल कैसे निकालेंगे? इस प्रोसेस से हम निकालेंगे। तो समीकरण 3 जो है, समीकरण 3, समीकरण 2, समीकरण 1 की व्यापक हल कहलाता है। समीकरण 3 है वो समीकरण 1 का क्या कहलाएगा? व्यापक हल कहलाएगा। समझ में आई बात? ये आगे समझ में? ठीक है, तो इसको उतार लो। तो इसको और भी अच्छी तरीके से हम एक एग्जांपल से समझेंगे, जो पूरा का पूरा जो डाउट है सारा क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। इसमें हमने क्या किया था? हमको इक्वेशन दी थी, हमने उसको इस रूप में लिखी थी, इसको इंटीग्रेशन कर दिया। इंटीग्रेशन किया तो ये बन के आया, और इसी को सॉल्व करने के बाद में जो भी आएगा इस एग्जांपल्स में, क्वेश्चंस में,
वो इसका क्या हो जाएगा, व्यापक हल हो जाएगा। इसको और भी अच्छे तरीके से समझते हैं हम एक एग्जाम्पल से, उतार लिया होगा आराम से, एग्जाम्पल लेके समझते हैं इसको। एग्जाम्पल से जितने भी डाउट हैं, एग्जाम्पल एक ऐसा होता है कि सारे के सारे डाउट है वो एक ही मिनट में खत्म कर देता है। तो इसको हम आगे कैसे करेंगे, कैसे क्वेश्चंस में पुट करेंगे, ये सब हम सीखेंगे। एग्जाम्पल एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 1 एग्जाम्पल है x माइनस का y, x माइनस का x प्लस वाई dx माइनस का dy बराबर dx प्लस dy। ये एक एग्जाम्पल है, ये हमको कह रहा है कि इसको सॉल्व करना है। क्या करना है हमको, ये सॉल्व करना है। तो x प्लस वाई dx माइनस का dy बराबर dx प्लस dy ये दे रखा है। अब इस तरीके के हमको क्वेश्चंस मिलेंगे, आगे चल के भी और भी अलग अलग तरीके के मिलेंगे। तो हम जो ये पढ़ रहे हैं ना समीकरण, इन्हीं में से हमको ये सॉल्व करना होगा। तो ये हमको दिख रहा है कि इसको हम आराम से समीकरण जिनके चर पृथक्करण विधि से इनको हम आराम से सॉल्व कर देंगे। तो मैं क्या करूँगा, इसका सॉल्व कर दूँ, सॉल्यूशन x प्लस वाई डी एक्स माइनस का डी वाई बराबर डी एक्स प्लस डी वाई। ये हमारे पास में क्वेश्चन है। इसको मैं क्या करूं, दूसरे रूप में लिख दूं। इसको जो ये समीकरण में, इसको दूसरे रूप में लिख दूं। दूसरे रूप में कौन से, डी एक्स माइनस का डी वाई, एक्स प्लस वाई को मैं पहुंचा देता हूं इसके नीचे, पहुंचा दिया इसके नीचे, डी एक्स प्लस डी वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, dx माइनस dy बराबर dx प्लस dy अपॉन x प्लस y। अरे नॉर्मल सी कैलकुलेशन है, मैं कुछ भी नहीं कर रहा, आराम से समझ में आ जाएगी। केवल ध्यान देना है आपको कि मैं कर क्या रहा हूँ। कोई समझाने वाली बात थी तो वो तो समझा दी, अब ये तो केवल कैलकुलेशन है कि ये ध्यान रखना है कि वो कैसे रहा है। तो dx माइनस dy बराबर dx प्लस dy अपॉन x प्लस y। मैंने क्या किया, ये था, इसको उठा के मैंने कहाँ पटका, इसके नीचे पटक दिया, वैसे और कुछ नहीं किया अभी तक। तो अब मैं क्या करूँ, इसका इंटीग्रेशन कर देता हूँ। मैं क्या करूँ, इसका इंटीग्रेशन कर देता हूँ। समाकलन करने पर, समाकलन किया, ये क्या हुआ, dx माइनस का dy बराबर dx प्लस dy अपॉन x प्लस y। और मैं कोई भी कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट लूंगा। मैंने इंटीग्रेशन कांस्टेंट क्या ले लिया, मैंने ले लिया इंटीग्रेशन कांस्टेंट log c। ये अपने ऊपर डिपेंड करता है मैं क्या लूंगी, कांस्टेंट होता है, मैंने क्या ले लिया इसको, log c। अब इसका समाकलन किया तो dx का समाकलन किया क्या है x, इसका किया तो ये क्या है y। अब एक और बात, dx प्लस dy अपॉन x प्लस y, ये तो हम जानते ही हैं 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x, ये होता है, यही तो होता है 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x dx बराबर log x प्लस log c। कांस्टेंट पे कांस्टेंट हमने पहले ले लिया इसमें। तो इसका जो इंटीग्रेशन है, इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ, log x प्लस y, log x प्लस y प्लस log c। अच्छा मैं dx प्लस dy अपॉन x प्लस y की जगह log x प्लस y सीधा कैसे लिख लिया। अच्छा एक चीज देखो, अब यदि मैंने ये लिख दिया, ये मेरा सही है, तो मैं इसका डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे पास में क्या आना चाहिए, वापस ये आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। तो इसको मैं यहाँ पे देखो एक तरीके से कि log x प्लस y है। अब मैं इसका डिफरेंशिएट करूंगा, इसका डिफरेंशिएट किया तो क्या आएगा 1 अपॉन x प्लस वाई, और x का किया तो क्या है dx, और y का किया तो क्या आया dy। आ गया वापस यही निकल के, आ गया ना। अरे आई कि नहीं आई, समझ बात आ गई होगी। अब तो कोई डाउट तो होना ही नहीं चाहिए। तो ये क्या हुआ, x माइनस का y बराबर log x प्लस वाई प्लस का log c।
इसको आगे सॉल्व किया तो क्या है, log x प्लस वाई एक प्रॉपर्टी होती है, ध्यान हो तो आप लोगों को। प्रॉपर्टी क्या कहती है, प्रॉपर्टी कहती है कि log x प्लस log y होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं log x y, ये प्रॉपर्टी होती है। इस प्रॉपर्टी से इसको मैं क्या लिख दूं, log c x प्लस वाई, log c x प्लस वाई। अच्छा एक चीज और आप लोगों को मालूम हो तो एक और प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी क्या है कि x बराबर यदि log y है, x बराबर log y है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ y बराबर e की पावर x। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, y बराबर e की पावर x, ये लिख सकता हूँ मैं। तो इसी प्रॉपर्टी को यूज करके मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, यहाँ लिख सकता हूँ कि e की पावर x माइनस का y बराबर log c x प्लस वाई। इसकी जगह क्या आ गया, केवल ये, क्योंकि log में यहाँ पहुंचा दे, e की पावर log e में पहुंचेगा, ये क्या होगा c x प्लस वाई। इसको मैं दूसरे तरीके से लिख सकता हूँ, वही बात है, x प्लस वाई बराबर e की पावर x माइनस का y, e की पावर x माइनस का y। तो ये है जो हमको ये निकल के आया है, यही क्या है, इस समीकरण का अवशिष्ट हल है। ये निकल के आया, ये क्या हो गया, इस समीकरण का अवशिष्ट हल हो गया। ये क्या हो गया, जो कि अवशिष्ट हल है, अवशिष्ट हल है। ये क्या हो गया, इस समीकरण का अवशिष्ट हल हो गया। तो ये था हमारे लिए एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल था, इसको हमने आसानी से समझा। हमने क्या किया, कोई भी ये दे रखा था हमको, इसको हमने इस रूप में लिखा, ये दे रखा था तो इसको हमने क्या इस रूप में लिखा, x प्लस वाई को हमने पहुंचा दिया इसके नीचे, फिर हमने क्या किया, इसका इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन x हो गया, इसका इंटीग्रेशन y हो गया, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, log x प्लस वाई, और एक कांस्टेंट आता है log c, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है जो, तो x माइनस का y बराबर log c, इस प्रॉपर्टी को यूज करके हमने c x प्लस वाई ये लिख दिया। उसके बाद इस प्रॉपर्टी को यूज करके हमने क्या कर दी, e की पावर x माइनस वाई बराबर c x प्लस वाई, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, ये क्या होगा c x प्लस वाई बराबर e की पावर x माइनस का y, जो कि समीकरण दिया हुआ समीकरण है, उसका ये क्या हो गया, अवशिष्ट हल। तो मैं सोचता हूँ कि आपको आराम से समझ में आ गया, कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। एक और एग्जांपल लेते हैं, उससे और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इसको उतारो, जब तक उतार लिया होगा आराम से। मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, नहीं उतारा तो वीडियो को आराम से पॉज कीजिए और जितना आपको टाइम चाहिए उतना टाइम लेके इसको आराम से उतार लीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं रहेगी। और इस चीज में छापने के मामले में तो आप एक्सपर्ट ही हो, ये तो बताने की बात है ही नहीं। अब मैं लेता हूँ एग्जांपल दूसरा, एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 क्या है, एग्जांपल नंबर 2 है एक्स वाई स्क्वायर प्लस का एक्स डी एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस का वाई डी वाई बराबर के 0। ये है हमारे पास में एग्जांपल नंबर 2। ये एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स डी एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई डी वाई इक्वल टू 0। इसको क्या करना है, हमको सॉल्व करना है। तो इसका हम देखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन तो हम किस विधि से पढ़ रहे हैं अभी, तो समीकरण जिनके चर पृथक किए जा सके। सबसे पहले तो यही देखना है कि क्या हम इनके चर पृथक कर सकते हैं, और चर पृथक करने की इसकी विधि जो मेन कंडीशन है वो क्या है कि जो dx का जो गुणांक है, dx का गुणांक वो केवल किसका फलन होना चाहिए, x का, और जो dy का गुणांक है वो केवल किसका फलन होना चाहिए, y का। यदि ऐसा है तो हम चर पृथक्करण विधि से इसी आराम से सॉल्व कर सकते हैं। मैं यहाँ देख रहा हूँ कि यहाँ एक चीज हो गया कि x कॉमन आ रहा है, x को मैं बाहर निकाल लेता हूँ, तो वाई स्क्वायर प्लस का 1 dx प्लस यहाँ से y कॉमन आ गया, ये क्या होगा x स्क्वायर प्लस 1
डी वाई बराबर के 0 निकल गया। अब निकल गया तो मैं क्या करूँ, इसको x, इसको इसके नीचे पहुंचा दूं, क्योंकि हमको चर पृथक्करण की, क्योंकि यहाँ x के गुणांक में क्या आ रहा है, पाई आ रहा है, और यहाँ डी वाई के गुणांक में क्या आ रहा है, x आ रहा है। तो मैं इनको क्या कर लूँ, पहले सेपरेट कर लूँ। सेपरेट किया तो इसको मैंने पहुंचा दिया यहाँ पर, इसको पहुंचा दिया यहाँ पे। तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 dx प्लस का, ये हो गया वाई स्क्वायर प्लस का 1 dy बराबर के 0। हो गया चर पृथक्करण, चर पृथक्करण हो गया। अब समाकलन करने पे, वही समाकलन कर रहे हैं, समाकलन करने पर समाकलन करेंगे तो क्या होगा, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस वाई अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1 dy बराबर के, मैंने यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट ले लिया, log c ले लिया। x अपॉन एक्स ये हो गया, dx का गुणन केवल x आ गया, dy का गुणन केवल y आ गया। हमने इसका क्या करेंगे, अब इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन करेंगे, अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करें, कि कौन से फॉर्मूले से, कौन सा फॉर्मूला यूज लेंगे हम, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ये हमको दिमाग लगाना है कि ये सॉल्व कैसे होगा। हमारा काम तो ये था, समझाने का तो हो गया, अब सॉल्व कैसे होगा। अब यदि मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 लेट, यदि मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर मान लेता हूँ मैं टी, ये मान लिया मैंने टी, ये क्या हो गया 2x, x का किया तो dx प्लस 1 का किया तो 0 हो गया, और ये हो गया डी टी, यानी कि x dx बराबर क्या हो गया 1/2 dt। x dx बराबर क्या हो गया 1/2 dt। x dx की जगह में क्या लिख सकता हूँ 1/2 dt, यहाँ लिखा मैंने 1/2, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसकी जगह तो 1/2 लिख दिया मैंने dt। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह क्या लिखा t प्लस, अब देखो यहाँ पे भी वही एक जैसा सेम y अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1 dy, x dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ इसको मैंने कोई दूसरा मान लो, तो इसको मान लिया मैंने 1/2, कोई भी ले लिया मैंने, p ले लिया, ये क्या होगा dp, p लिया तो dp होगा बराबर के log c। log c ले लिया यहाँ पे, अब मैं 1/2 बाहर निकाल लिया, तो ये क्या होगा 1/t dt प्लस का 1/2 p dp बराबर के log c, ये ले लिया। अब क्योंकि कांस्टेंट log c दिए तो हमारी सुविधा के अनुसार लेते हैं, तो मैं क्या करूँ, यहाँ 1/2 बाहर आ रहा है, तो मैं इसको भी 1/2 आगे ले लूँ, तो ये 1/2 हट जाएगा, तो मैं यहाँ क्या करूँ 1/2 ले लेता हूँ, ये 1/2 ले लिया, तो 1/2 ले लिया, तो ये तो हो गया कैंसिल आउट। अब 1/3 dt बराबर क्या होता है, अभी हमने सॉल्व किया था, अभी हमने देखा था, क्योंकि 1/x dx बराबर क्या होता है, 1/x dx बराबर क्या होता है log x, ये देखा था। इसलिए 1/t dt बराबर क्या हो गया log t प्लस 1/p dp बराबर क्या हो गया log p, log p प्लस बराबर में log c, log t। अब t की जगह t मैंने क्या माना था, t मैंने क्या माना था एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस log p, log p मैंने क्या माना था, log p मैंने क्या माना था, ये माना था वाई स्क्वायर प्लस 1, वाई स्क्वायर प्लस 1 बराबर के log c। और वही log x प्लस log y बराबर क्या होता है log x y, ये होता है। इसलिए log x स्क्वायर प्लस 1, और ये हो गया वाई स्क्वायर प्लस 1 बराबर के log c। अब
log x स्क्वायर प्लस वन वाई स्क्वायर प्लस वन बराबर log c, तो ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वन वाई स्क्वायर प्लस वन बराबर के सी। तो ये जो है जहां सी क्या है समाकलन कांस्टेंट इंटीग्रल कांस्टेंट कांस्टेंट। तो ये जो है ये क्या है, ये क्या हो गया, जो समीकरण दी हुई है उस समीकरण का अविष्ट हल हो गया। ये क्या निकल के आया है, जो दी हुई समीकरण थी इसका अविष्ट हल निकल के आया है, जो कि दी गई समीकरण का अविष्ट हल है, दी गई समीकरण का अविष्ट हल है। ये आया क्वेश्चन एग्जांपल समझ में आप लोगों के, इसमें कुछ भी नहीं किया हमने, जैसे जैसे ये बोलता गया वैसे वैसे हम इसको सॉल्व करते गए। हमने क्या किया, पहले ये था, ये दिख रहा था, हमने एक्स को पहले कॉमन लिया, यहाँ पे वाई को निकाला बाहर, वाई को निकाला तो हमने देखा कि ये चर पृथक्करण विधि से आराम से हो जाएगा, इनका चर पृथक हो सकता है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले चर ही पृथक किए। तो dx का dx क्या कांस्टेंट में क्या है, dx के गुणांक में क्या आएंगे x के केवल, और इसके गुणांक में क्या आएंगे केवल y के। तो ये हो गया, हमने क्या कर दिया, इसका समाकलन कर दिया, समाकलन कर दिया तो ये आया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे केवल, ये हमारा केवल मैथमेटिक्स का काम बचा था। तो इसको मैथ किया, इसमें मैंने क्या माना, एक्स स्क्वायर प्लस वन बराबर टी माना, तो इसको सॉल्व किया 2x प्लस dx बराबर dt, तो 2 को 1 पहुंचा दी, यहाँ पे मुझे लाना केवल x dx, तो x dx बराबर 1/2 dt। तो इसकी जगह पर मैंने क्या लिख दिया 1/2 dt, और ये हमको दे रहा, ये मैंने माना था एक्स स्क्वायर प्लस वन, क्या माना था t, तो ये होगा 1/2 dt प्लस का 1/2, क्योंकि ये भी एक जैसा ही था सेम, तो मैंने क्या मान लिया यहाँ पर, यह मान लेता हूँ वाई स्क्वायर प्लस वन बराबर पी, तो वही आ जाएगा वाई डी वाई बराबर 1/2 dp। इसकी जगह ये लिख दिया, अब क्योंकि इसको मुझे जो कांस्टेंट लेते हैं वो हम सुविधा के अनुसार लेते हैं। तो हमारा सॉल्यूशन जो है देखिए, तो मैंने इसको क्या ले लिया 1/2 log c कांस्टेंट में ले लिया, 1/2 मैंने कैंसिल आउट कर दिया। तो ये देखा 1/x dx बराबर क्या होता है log x, तो 1/t बराबर क्या होगा log t प्लस log p बराबर log c। तो इसको प्रॉपर्टी से ये क्या होगा x, एक्स स्क्वायर प्लस लॉग एक्स प्लस वाई, तो ये प्रॉपर्टी से क्या हो गया आपस में ऐड होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू वाई स्क्वायर प्लस वन बराबर लॉग सी। तो ये सॉल्व होगी, अब हो चुका एक्स स्क्वायर प्लस वन लॉग इधर को भी है लॉग इधर को भी, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बराबर वाई स्क्वायर प्लस वन बराबर क्या होगा ये सी। ये जो निकल के आया ये समीकरण वन का, समीकरण वन दिया नहीं, चलो लिख ही दो, फिर भी इस समीकरण वन का जो दिया हुआ समीकरण है इसका क्या हो गया अविष्ट हल हो गया। तो ये था, दो एग्जांपल्स देखे थे, किस पे देखे, इस पर आधारित देखे थे हमने समीकरण जिनके चर पृथक किए जा सके। और भी एग्जांपल्स देखेंगे अगली क्लास में, उन एग्जांपल्स और क्वेश्चंस भी करेंगे, उनके साथ में हम जो ये टॉपिक है इसको कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास यहीं पर ही हम समाप्त करते हैं।